हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। जीके टुडे की डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। दोस्तों, आज से जो डेली करंट अफेयर की सीरीज है अपनी, उसे मैं कंटिन्यू करूंगा और आप पेशेंस बनाए रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड रहते हैं हमारे करंट अफेयर से। ठीक है दोस्तों, तो आज 2 सितंबर है। आज के ऊपर जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना है। कुछ नए नए इनोवेशंस जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने करे हैं इसमें, इस सीरीज में, तो आप इसको देखने के लिए जरूर वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर ए गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में आपने देखा भी होगा। ये जो टॉपिक है पूरा काफी न्यूज में है। और अ, जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल को सिक्योर करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं, ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा चर्चा में है, तो इनके ऊपर ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। रिसेंटली नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन थ्रो है जिसमें ये खेलते हैं, उसके अंदर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर जो गोल्ड मेडल है वो जीता है, और ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन है। अच्छा, ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो कहां पर हुई थी? ये हुई थी हंगरी में। हंगरी के जो कैपिटल है बुडापेस्ट, वहां पर ये हुई थी। और ये फर्स्ट एवर इंडियन है जिन्होंने इस तरह का जो अचीवमेंट है वो गेन किया है। और इसके साथ साथ दोस्तों, इनका जो विनिंग अमाउंट इनको मिला है वो है लगभग 50 लाख रुपीज, यानी $70,000। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अगर आपको एग्जैक्ट मैप जो आप पीछे यहाँ पर दिख रहा होगा, मैप का अगर आपको बताऊं कि हंगरी एग्जैक्टली है कहां पर, तो ये है दोस्तों हमारा इंडिया। और भारत के इधर की तरफ आपको मिलेगा यहाँ पर हंगरी। ओके दोस्तों, ये है हंगरी। हंगरी जिसकी राजधानी जो कैपिटल है वो मैंने आपको बताई दी है, बुडापेस्ट जो है वो इसकी कैपिटल है। इसके साथ साथ जो फॉरेंट है, फॉरेंट हंगेरियन फॉरेंट जो है यहाँ की करेंसी है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसकी जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है वो है क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेजिया, स्लोवाकिया, मालदोविया, रोमानिया, सर्बिया। ओके दोस्तों, यूरोपियन कंट्री है। इसके आसपास में आपको टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, इटली, ये सब भी देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्टली लोकेशन में अगर आपको बताऊं, तो पीछे आप जो लोकेशन देख पा रहे हैं वो है हंगरी की लोकेशंस। दोस्तों, नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है जो हमारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जा सकती है हमारे लिए। दोस्तों, एक बात आपको सबसे बड़ी जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी इनको गोल्ड मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। ये तो आपको शायद पता भी होगा। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 की जो हुई थी ना दोस्तों, 2022 की, उसमें इनको दोस्तों सिल्वर मेडल मिला था। ओके, इनको उसमें सिल्वर मेडल मिला था। और इस बार इन्होंने गोल्ड जो मेडल है वो जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इन्हें 2021 के अंदर दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ना वो ही मिला है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। मेजर को 2022 के अंदर पद्मश्री भी मिला है। ये क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए हैं तो पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इन्होंने कितने मीटर तक जो जेवलिन थ्रो है वो फेंका है, तो लगभग इन्होंने 88.17 मीटर तक का जो जेवलिन थ्रो है वो किया है। और इस अचीवमेंट के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों, एक चीज आप जरूर ध्यान रख सकते हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर पुणे कांड जो इंस्टीट्यूशन है, जो छावनी है आर्मी इंस्टीट्यूशन, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखें। नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है पुणे के अंदर वो है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहां पर है, तो वो पुणे में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो है P20 समिट से जुड़ा हुआ। रिसेंटली ये भी काफी न्यूज में था। P20 जो समिट है 2023 का, उसकी मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? विच सिटी ऑफ द होस्ट ऑफ P20 समिट इन इंडिया? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में रिसेंटली पीएम मोदी, नरेंद्र नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है P20 समिट। ओके, मतलब ये यहाँ पर मौजूद थे। इनकी प्रेसिडेंसी के साथ में ये शुरुआत हुई। और दरअसल P20 जो समिट है कहीं ना कहीं G20 का एक पार्ट है। तो इसमें इंडिया ने ब्रिंग किया है पॉलिसी मेकर्स को, बिजनेस लीडर्स को, एक्सपर्ट्स को फ्रॉम द अक्रॉस द वर्ल्ड,
जो डिस्कस कर सके P20 इंडिया कम्युनिटी को, यह आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इसमें जो मेन इनका जो मोटिव है वो है राइज। राइज का मतलब रिस्पॉन्सिबल, एक्लेरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेस। ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो फुल फॉर्म है दरअसल ये जुड़ी हुई है P20 से। ओके दोस्तों, P20 समिट रिसेंटली कहां पर हुई है? वो हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली में आपको पता हो तो दोस्तों G20 समिट होने वाली है। G20 समिट जो दरअसल 9 सितंबर एंड 10 सितंबर को होगी, ये आप ध्यान रखें। 9 और 10 सितंबर होगी। कहां पर होगी? ये होगी IECC के अंदर, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जिसे हम बोलते हैं, जिसको हाल ही में इनोग्रेट किया गया था ITPO कॉम्प्लेक्स है। आईटीपीओ जो कॉम्प्लेक्स है वो दरअसल प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में स्थित है, और इसे 2700 करोड़ रुपए के रिनोवेशन के साथ में वापस से स्टैब्लिश किया गया है। और IECC को हम हिंदी में जो है भारत मंडपम बोलते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें, भारत मंडपम, जहां पर G20 जो समिट है वो होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों। तो IECC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर इसका पूरा नाम है, और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO जो कॉम्प्लेक्स है इसको रीडेवलप किया गया है। यहाँ पर एक जगह खोली गई है जो जहां पर ग्लोबल लीडर्स अगर भारत में आएंगे तो यहाँ पर उनके साथ में एक प्रोग्राम जो है वो किया जाएगा। इसीलिए G20 जो है वो भारत मंडपम में होने वाली है। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है जिसका नाम है युगे युगीन भारत, ये भी न्यू दिल्ली में ही है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो G20 की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1999 में। ओके, इसमें कितने कंट्रीज हैं? इसमें 19 कंट्रीज हैं, प्लस एक इसमें यूरोपीय यूनियन है। ये आप ध्यान रखें, इसमें एक क्या है? यूरोपीय यूनियन। ओके, और इसके साथ साथ इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है G20 का। हर साल जो है दोस्तों एक जो देश है इसकी प्रेसिडेंसी करता है, जैसे 2023 की इंडिया कर रहा है, 2024 की जो करेगा वो करेगा ब्राजील। ओके, मतलब G20 2024 जो समिट होने वाली है वो होगी ब्राजील के अंदर। ओके, और यूरोपीय यूनियन की हम बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे ब्रुसेल्स के अंदर। ये ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो हमें G20 से जुड़ी हुई है, जो हमें याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेसिफिकली आप भारत मंडपम के बारे में जरूर ध्यान रखें, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होने वाला है कुछ दिनों के बाद में। तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर्स की फुल फॉर्म है। ओके साथियों, कोची की अगर हम बात करें दोस्तों तो कोची न्यूज में था 26 को। उससे पहले मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है वो इनोग्रेट किया था PM मोदी ने कोची के अंदर, वाटर के ऊपर मेट्रो। ठीक है, और अंडर वाटर मेट्रो की अगर आपसे कोई पूछा जाए तो अंडर वाटर मेट्रो का सक्सेसफुल जो टेस्ट किया गया था वो किया गया था वेस्ट बंगाल में। ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, वेस्ट बंगाल में किया गया था। और भोपाल रिसेंटली न्यूज में था दोस्तों, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने दो प्रोग्राम का इनोग्रेशन किया था। एक तो है उन्मेष और एक है उत्कर्ष। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के CM थे वो भी इस समय मौजूद थे। तो भोपाल में इनोग्रेट किया गया था उन्मेष और उत्कर्ष जो प्रोग्राम है उन। और गांधीनगर की अगर हम बात करें तो गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया एक बहुत ही बड़ा सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक इवेंट था। इसका इनोग्रेशन हुआ था, PM मोदी ने किया था गांधीनगर के अंदर गुजरात में। तो आप ये चीज भी जरूर ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन जुड़ी हुई फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके दोस्तों, तो P20 के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, India is set to open a climate change and health hub in which city in the partnership of Asian Development Bank। तो इंडिया जो है दोस्तों क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब जो है उसे डेवलप करना चाहता है, किसकी हेल्प से? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी हेल्प से। कहां पर? तो ये इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा दोस्तों न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में ओपन होगा, ADB की हेल्प से होगा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कई चीजें फैसिलिटेट की जाएगी, जैसे नॉलेज शेयरिंग, पार्टनरशिप, इनोवेशन, हेल्प डेवलप कंट्रीज मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के हेल्प के साथ में इन्फेक्शियस डिजीज एंड नेचुरल डिजास्टर के लिए क्लाइमेट चेंज हेल्थ सिस्टम कुछ चैलेंज है,
इनके ऊपर कई चीज डिस्कस की जाएगी, कई प्रोग्राम बनाए जाएंगे, और ये सब किया जाएगा दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प से। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1966 में, और फिलीपींस में आपको मिलेंगे इसके हेडक्वार्टर। ये आप ध्यान रखें, फिलीपींस के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। और बेसिकली एक चीज आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ये भी ध्यान रखनी है, ये खैर पिछले साल की न्यूज है, लेकिन पूछा जा सकता है हमारे से कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन वाज एस्टेब्लिश इन विच सिटी। तो आपको उत्तर देना है जामनगर गुजरात में। ठीक है, मतलब WHO का जो सेंटर है फॉर द ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सेंटर स्टेब्लिश किया गया है जामनगर में। ये 2022 का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, गुजरात से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पे रिसेंटली आसियान का शिखर सम्मेलन भी हुआ था, आसियान देशों का, और वो भी न्यू दिल्ली के अंदर ही हुआ। ये बात है लगभग 18 जुलाई के आसपास की, तो आप वो भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर। एमरसन मनंगागवा, एमरसन मनंगागवा वाज री-इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो एमरसन मनंगागवा जो है दोस्तों रिसेंटली री इलेक्टेड हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस देश के रूप में। तो ऑप्शन आपके सामने है, सिंगापुर, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना। इसका सही उत्तर होगा जिम्बाब्वे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिम्बाब्वे इज द राइट आंसर। ओके, तो एमरसन मनंगागवा रिसेंटली इलेक्टेड फॉर द सेकंड एंड फाइनल 5 ईयर टर्म। ओके, और बेसिकली जिम्बाब्वे के बारे में जानने से पहले इसकी लोकेशन अगर हम देखें, तो ये जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें काफी देश मौजूद है, लेकिन इसके सदर्न पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जिम्बाब्वे। यहाँ पर इसकी जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके बारे में आप जरूर ध्यान रखें, कौन कौन सी है। जाम्बिया है, मोजाम्बिक है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, अंगोला है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इसके इधर की तरफ हमें देखने को मिलेगा मेडागास्कर। ठीक है दोस्तों, तो जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो क्या है, हरारे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जिम्बाब्वियन डॉलर जो है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। दोस्तों रिसेंटली आपने सुना होगा कि आईसीसी जो वर्ल्ड कप है 2023 का, वो हो रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर 5 अक्टूबर से इसके जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। लगभग टोटल 44 मैच हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में, और 19 नवंबर को फाइनल है। लेकिन दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 जो होगा वो बेसिकली 3 देशों में होगा। एक है साउथ अफ्रीका, एक है नामीबिया और एक है जिम्बाब्वे। ठीक है, इन तीनों देशों में मिलकर आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 का जो आयोजन है वो किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नामीबिया में पहली बार क्रिकेट के मैच होंगे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और साउथ अफ्रीका में रिसेंटली साउथ अफ्रीका काफी ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ऑफ द ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स 2023 की जो समिट हुई है वो साउथ अफ्रीका के एक सिटी में, जोहान्सबर्ग जिसका नाम है, वहां पर हुई है। जोहान्सबर्ग को हम गोल्डन सिटी भी बोलते हैं दोस्तों, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सोने का जो काम है, जो एक ट्रेड है वो यहाँ पर होता है। खाने भी यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा सोने की मिलती है। और साउथ अफ्रीका में ही एक जगह है किम्बरले जिसे हम बोलते हैं, किम्बरले, ये इसको डायमंड सिटी कहा जाता है। ठीक है, डायमंड सिटी इसको कहा जाता है, मतलब इसको हीरा व्यापारी केंद्र, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें डायमंड की जो खाने हैं वो देखने को मिलती है। और ब्रिक्स जो है दोस्तों उसकी समिट हुई है, पीएम मोदी यहाँ पर गए भी थे, आपको पता होगा। ब्रिक्स जो है इसमें कौन कौन देश शामिल हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स में कब जुड़ा, तो ये जुड़ा 2011 के अंदर। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स हमें कहाँ मिलेंगे, तो चाइना के एक शहर शंघाई के अंदर। ठीक है, शंघाई में हमें ब्रिक्स के हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दी है। आईसीसी 27 का वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में होने वाला है। और दोस्तों अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, तो एक है सुएज कैनाल, जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, यहाँ पर है सुएज कैनाल। ठीक है, इसका स्टेब्लिश हुआ था 1858 के अंदर, इनॉग्रेशन हुआ था 59 में। ठीक है, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, तो तंजानिया एक कंट्री है जाम्बिया के जस्ट ऊपर, जिम्बाब्वे जाम्बिया के जस्ट ऊपर तंजानिया, यहाँ आपको दिख रही होगी, ये तंजानिया है।
यहाँ पर दोस्तों अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे सर्वोच्च जो चोटी है, पीक जिसे हम बोलते हैं माउंटेन पीक, वो है जिसका नाम है किलीमंजारो। ये आपको ध्यान रखना है। तंजानिया में ही एक लेक है जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक जिसे हम बोलते हैं, इस विक्टोरिया लेक में से सबसे बड़ी जो नदी है अफ्रीका की, उसको हम बोलते हैं नाइल रिवर। वो निकलती है नील नदी जिसे हम बोलते हैं ना दोस्तों, नाइल रिवर, वो यहीं से निकलती है विक्टोरिया झील से। फिर इथियोपिया से एक और लेक इसमें मिल जाती है और ये इजिप्ट की तरफ बहती है। ओके दोस्तों, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तंजानिया की जो विक्टोरिया झील है वहां की हम बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों। और अगर आप यहाँ पे मोरक्को और पुर्तगाल को देखें दोस्तों, तो आपको जिब्राल्टर स्टेट मिलेगा, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जिसे हम बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से डिवाइड करता है, अलग करता है। क्या आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से डिवाइड करता है, अलग करता है। जिब्राल्टर स्टेट इसका नाम है। ठीक है। इसके अलावा और क्या हम याद रख सकते हैं अफ्रीका के बारे में? रिसेंटली नाइजर के अंदर मिलिट्री टेक ओवर हमें देखने को मिला नाइजर में। और अगर आप यहाँ पर देखें तो लीबिया से लेकर वेस्टर्न सहारा, ये जो देश, इसमें टोटल 13 कंट्रीज शामिल है जहां पर हमें सबसे बड़ा डेजर्ट मिलता है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो जुड़ी हुई है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, जो रिसेंटली जो न्यूज है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, ये है पारुल चौधरी से जुड़ा हुआ। पारुल चौधरी was seen in the news associated with which sport? तो स्टीपल चेज इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। ओके, स्टीपल चेज से जुड़ी है पारुल चौधरी। ठीक है। एथलीट एक गेम होता है, उस रिसेंटली काफी न्यूज में है। न्यूज में ये है कि जो 3000 मीटर की स्टीपल चेज फाइनल रिसेंटली जो हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट में, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, इसमें इनकी 11th रैंक आई है। और 11th रैंक आने की वजह से इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में क्या कर लिया है, एंट्री इन्होंने ले ली है, क्वालिफाई इन्होंने कर लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो रिसेंटली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पेरिस ओलंपिक में एंट्री लेने वाली या क्वालिफाई लेने वाली स्टीपल चेज खिलाड़ी जो इंडिया से जुड़ी हुई है उनका क्या नाम, ये पूछा जा सकता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो पारुल चौधरी जुड़ी हुई है स्टीपल चेज से। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो which country is the host of the multilateral tri-service exercise Bright Star 23? तो ब्राइट स्टार 23 जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो हुई है दोस्तों इजिप्ट के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, इजिप्ट के अंदर। ये इसका ऑफिशियल लोगो है। ओके दोस्तों, कायरो जो है, जो कैपिटल है इजिप्ट की, वहां पर ये हुई है, हमें देखने को मिली है। और इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ब्राइट स्टार 23 इसका नाम है। एक मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ओके। इसमें और कौन से देश शामिल थे? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ग्रीस और कतर, ये भी यहाँ पर शामिल थे। ठीक है। कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 का वो हुआ था, जो जीता अर्जेंटीना ने। फाइनल में कौन कौन थी? फ्रांस और अर्जेंटीना। किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट मिला है। ये सब चीजें भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, सॉरी मल्टीलेटरल भी है, बायलेटरल भी है, जिनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। तो एक एक्सरसाइज है इंदिरा, जो बेसिकली होती है इंडिया और रशिया के बीच में। इंडिया और अदर कंट्री से जुड़ी हुई जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप ध्यान से रखिएगा। देखो, इंदिरा जो एक्सरसाइज है वो दरअसल इंडिया और रशिया के बीच में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें युद्धाभ्यास की और वज्र प्रहार की, ये होती है इंडिया और यूएसए के बीच में, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और थर्मा गार्डियन और जिमैक्स की अगर हम बात करें तो ये होती है इंडिया और जापान के बीच में, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें गरुड़ा शक्ति की और समुद्र शक्ति की, ये होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ये भी आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ शक्ति, वरुणा और गरुड़ा, ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। जितने भी इंडिया से जुड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए, आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। और हैंड इन हैंड की हम बात करें तो वो होती है इंडिया और चाइना के बीच में।
अस्त्र हिंद की हम बात करें तो वो होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। संप्रति एंड टेबल टॉप एक्स जो है वो होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों। और एक एक रिसेंटली एक मालाबार एक्सरसाइज जो है वो काफी न्यूज में है। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो दरअसल क्वाड जो कंट्रीज हैं, क्वाड कंट्रीज उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी 2023 की ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। क्वाड कंट्रीज जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। ठीक है, 2017 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुआ। तो क्वाड जिसको एशिया का नाटो भी कहा जाता है, ठीक है, नाटो का स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में और वही ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो मालाबार एक नेवल एक्सरसाइज है, रिसेंटली न्यूज में है और ये हुई है 2023 के ऑस्ट्रेलिया में। नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, क्वाड देशों के बीच में हुई है। क्वाड में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया शामिल हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिनके बारे में पता होना हमें बहुत जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो विच स्टेट इंप्लीमेंट्स द शासन अल्पयादारी गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप ड्राइव। कि कहां पर, मतलब ये शासन अल्पयादारी नाम से एक अभियान जो है किस स्टेट में स्टार्ट किया गया था। ये किया गया था दोस्तों महाराष्ट्र में। रिसेंटली एकनाथ शिंदे ने स्टेटमेंट दिया है कि इस अभियान से, इस ड्राइव की वजह से 1.5 करोड़ पीपल इन द स्टेट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द शासन अल्पयादारी ड्राइव। ठीक है, इससे लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मदद मिली है और इसके साथ साथ इससे कई चीजें डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जैसे 22,000 ट्रैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वहां के सिटीजन्स को। और अराउंड अगर हम बात करें तो 4 लाख पीपल हैव रिसीव्ड 1351 करोड़ अंडर द वॉरियर्स ऑफ स्कीम। तो ये एक स्कीम है दरअसल जो दोस्तों कहाँ से चलाई गई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि जो अंडर वाटर मेट्रो का काम है वो यहाँ पर हुआ है। तो आप ध्यान रख सकते हैं अंडर वाटर मेट्रो का सक्सेसफुल जो टेस्टिंग हुई है वो वेस्ट बंगाल में हुई है। बिहार के बारे में अगर हम बात करें तो राइनो टास्क फोर्स का जो स्टेब्लिशमेंट किया गया है वो बिहार में किया गया है। ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, राइनो को जिसको हम बोलते हैं गेंडा, ठीक है, जो दरअसल काजीरंगा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखें। काजीरंगा कहाँ पर है, असम के अंदर। ठीक है, तो असम में पाया जाता है काजीरंगा। काजीरंगा में सबसे ज्यादा हमें राइनो मिलते हैं। तो राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वो कहां पर किया गया है, बिहार के अंदर। ओके, और केरला रिसेंटली काफी न्यूज में है। केरला ने केरला ने अपना नाम चेंज करने के लिए जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जो है, वहां पर प्रपोजल जो है वो पारित किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है तो केरला को हम जो है दोस्तों केरलम के नाम से जानेंगे। ठीक है, केरल चाहता है कि केरल को अब केरलम के नाम से बुलाया जाए क्योंकि 1956 के अंदर जो लैंग्वेज के आधार पर स्टेब्लिशमेंट हुआ था स्टेट्स का, उसमें केरल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मलयालम। ठीक है, अब मलयालम लैंग्वेज में केरल का नाम केरल नहीं है, केरलम है। इसलिए केरल चाहता है कि केरल का नाम केरलम हो जाए। तो आई हो सकता है जल्दी से हमें केरल का नाम केरलम देखने को मिले अगर केंद्र सरकार परमिशन देती है तो। ओके, तो केरल वैसे भी न्यूज में है। केरल ने रिसेंटली जो अपना बजट था उसमें वाटर बजट जो है वो शुरू किया है पानी को कंट्रोल करने के लिए। जो पानी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जल को, वाटर बजट। ओके, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी केरल से हुई है। बेसिकली केरलम वाली न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। एज पर द डाटा रिसेंटली रिलीज बाय द इसरो, व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन द लूनार सरफेस इन चंद्रयान मिशन। आपको पता है दोस्तों, एक होता है चंद्रयान मिशन में लैंडर, एक होता है रोवर। ठीक है, तो इनके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 में भेजा गया है, आपको पता ही था। 23 अगस्त को शाम को 6:04 पे सॉफ्ट लैंडिंग हमने चंद्रयान 3 के लैंडर को करवा दी है लूनार सरफेस के ऊपर। अब ये लगभग 14 डेज के लिए एक्टिव है मिशन। तो
ये अपने अपने जो काम है वो कर रहा है। रिसेंटली इसके एक पेलोड ने, मतलब इन तीनों के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं उनको पेलोड कहा जाता है। ठीक है, इनको पेलोड मतलब इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ओके, तो रिसेंटली 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमें लूनार सरफेस का टेम्परेचर देखने को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। ये है हमारा लैंडर, ये है हमारा रोवर। तो लैंडर में ना दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसको बोलते हैं चेस्ट। ठीक है, चेस्ट फुल फॉर्म है इसकी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पेलोड लगा हुआ है किसमें, ये लगा हुआ है लैंडर के अंदर। और ये दरअसल इसका जो काम है वो लूनार सरफेस का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने का काम है। तो अभी हाल ही में 70 डिग्री सेंटीग्रेड का एक रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर जो है हमें लूनार सरफेस के ऊपर देखने को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपको चंद्रयान 3 के कुछ पेलोड्स की बात करूं जो आपको ध्यान रखना है, जिनसे क्वेश्चन शायद पूछा जाता है। अब चलो हम लैंडर की बात कर लेते हैं। लैंडर में दोस्तों बेसिकली 4 पेलोड जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। एक है चेस्ट, चेस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। फुल फॉर्म है इसकी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, जो मून है उसकी सरफेस का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने का काम करेगा। अगर हम बात करें रामबा की, रामबा की फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एटमोस्फियर। दोस्तों ये क्या काम करेगा, रामबा दरअसल काम करेगा जो प्लाज्मा जो है, जो स्पेस में प्लाज्मा है उसको मेजर करने का। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो मून है हमारा, मून मून के चारों तरफ जो आयनोस्फीयर है उसमें जितना भी प्लाज्मा है उसको कंट्रोल, उसको मेजर करने की कोशिश करेगा, उस पर स्टडी करेगा। इसके साथ साथ रामबा जो है एक रॉड की तरह है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये रोड इस तरह से ओपन होगी। और ये गए जो है रामबा, इसकी हम बात करें, छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं इनको डिवाइड करके जो इनसे गैस रिलीज होती है उसको भी मेजर करने का काम करेगा। लेकिन बेसिकली इसका जो काम है वो आयनोस्फीयर और वहां पर जो एटमॉस्फेयर है, अगर हम मून के अराउंड बात करें, उसको हाइपर सेंसिटिव तरीके से मेजर करने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ रेडियो एनाटॉमी। ओके, इसका पूरा नाम इसको रामबा दिया गया है, ये आप ध्यान रखें। तो बेसिकली प्लाज्मा से जुड़ा हुआ, प्लाज्मा आपके बारे में आपको पता ही है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। मतलब किसी बर्फ को हम पिघलाते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है, उसको हम उबालते हैं तो गैस बन जाती है। और उसको गैस को भी अगर हम ज्यादा टेम्परेचर से करेंगे तो प्लाज्मा हमारे सामने आएगा, जो न सॉलिड होता है, जो न लिक्विड होता है, न ये गैस होती है। लेकिन इसको फोर्थ स्टेट जो है ऑफ द मैटर इसको कहा जाता है। ज्यादातर स्पेस में हमें प्लाज्मा ही देखने को मिलता है। तो मून के आसपास का जो प्लाज्मा है इसको मेजर करने के लिए या इस पर स्टडी करने के लिए हमने रामा जो है वो डिप्लॉय किया है लैंडर के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों दो और लगे हुए हैं। एक तो है इल्सा, इल्सा। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, रिसेंटली इसरो ने ट्वीट किया है कि ये जो चारों पेलोड्स हैं इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। टोटल अगर हम बात करें तो 7 पेलोड्स जो हैं दोस्तों वो लगाए गए हैं। एक प्रोपोर्शनल मॉड्यूल्स में लगाया गया है जिसका नाम दिया गया है शेप। जो एक्सोप्लैनेट्स हैं, छोटे छोटे जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, जो स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं, उनकी खोज करेगा। 4 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है, और 2 जो है वो रोवर में लगाए गए हैं, जो बेसिकली जो स्टोन्स हैं या फिर मून की जो सॉइल है उसको मेजर करने का काम करेंगे। लैंडर में इल्सा नाम का, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनार सिस्मेटिक एक्टिविटी, इस नाम का एक पेलोड लगाया गया है। इसका क्या काम होगा दोस्तों, इसका काम ये होगा कि ये जो है जो सेस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे अर्थ पर क्वेक आता है तो हम अर्थ क्वेक बोलते हैं, भूकंप जिसे हम बोलते हैं। मून पर जो क्वेक आएगा जिसको मून क्वेक बोल सकते हैं इजीली, है ना। तो मून क्वेक, तो मून क्वेक को मेजर करने के लिए, या जो सरफेस है लूनार सरफेस जो है उस पे किस तरह की एक्टिविटीज होती है, सेस्मिक एक्टिविटीज, उनको मेजर करने के लिए हमने इल्सा लगाया है। वो कहाँ पर लगाया है, हमने लैंडर में। और हमने एक एलआरए लगाया है जो हमको दिया है नासा ने। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नासा इसकी फुल फॉर्म है, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने हमको दिया है एलआरए। एलआरए का मतलब है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये क्या करेगा दोस्तों, ये अर्थ से सोनिक बूम भेजेगा मून की तरफ, जिससे हमें ये पता चल सके कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है लैंडर की, कहां पर ये लैंड हुआ था,
इस पूरी जो एरिया है उसको हम मेजर कर सके, और पूरी जो एक्टिविटी थी लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग कराने की, उसको हम मेजर कर सकें, इसलिए हमने एलआरए जो है वो डिप्लॉय किया है, जो हमें दिया है किसने, नासा ने। तो ये कुछ 4 इक्विपमेंट है, 4 पेलोड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि सबने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तो क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना। ओके दोस्तों, आई होप यू लाइक इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू डेवलप लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान, जिसे हम लैम्प बोल सकते हैं, ठीक है, स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना इसको फुल फॉर्म इसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा CSIR नीरी। CSIR नीरी इसका फुल फॉर्म है, और काफी ज्यादा न्यूज में है रिसेंटली। तो CSIR नीरी, नीरी का मतलब है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR की हम बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1942 में। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नीरी के जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है, उनका भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं, अतुल वेद्या। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और CSIR की अगर हम बात करें तो CSIR के प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है वो है एन कलाई सेल्वी। एन कलाई सेल्वी इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है CSIR के। तो CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर स्थापित है, जो है नागपुर में। ये भी आप ध्यान रखें, नागपुर में स्टैब्लिश है। इन्होंने ग्रिड बेस्ड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है, जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को टैकल कर सकती है दिल्ली की। तो दिल्ली की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इन्होंने ग्रिड बेस्ड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई है। ठीक है, और इंडियन क्लीन एयर समिट 2023 बैंगलोर में जो हुई थी, वहां पर इसको प्रेजेंट किया गया है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन क्लीन एयर समिट 2023 कहां पर हुई, तो वो हुई थी बेंगलुरु के अंदर। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसमें दोस्तों कई तरह की चीजें हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम आएंगी। इसके साथ साथ ये एक पार्ट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, उसका एक पार्ट है छोटा सा, जो बेसिकली कब स्टार्ट हुआ था, जो हुआ था 2019 के अंदर। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म, से हम WHAP व्हीकल बोल सकते हैं। एक व्हीकल है दोस्तों, जिसको डेवलप किया गया है इनमें से किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो इंडिया का पहला व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म व्हीकल है। इसकी इमेज में आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको डेवलप किया है DRDO ने और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर। तो ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है दोस्तों। कश्मीर के अंदर जो हम एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करते हैं, तो CRPF की मदद करने के लिए, CRPF की हेल्प करने के लिए DRDO ने और टाटा एडवांस सिस्टम ने इस WHAP जो व्हीकल है इसको डेवलप किया है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें टोटल 8 इसमें 8x8 के इसमें पहिए हैं। और इसमें क्या काम, ये दोस्तों दलदली इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पानी के अंदर हर जगह चल सकती है। तो इंडिया की पहली ऐसी व्हीकल है जो लगभग हर जगह चल सकती है, दलदल इलाका हो, पानी हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, सरफेस हो, कहीं पर भी ये चल सकेगी बहुत आसानी से। और इसीलिए CRPF की मदद करने के लिए जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन होते हैं उनमें काफी ज्यादा हमारी मदद करेगी। स्पेसिफिकली जो सदर्न कश्मीर में, साउथ कश्मीर में होते हैं उनमें। तो इसका नाम क्या है, व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म व्हीकल, ठीक है, WHAP। ये आप ध्यान रखें। उसको डेवलप किया गया है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और टाटा एडवांस सिस्टम। DRDO के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, DRDO की स्टैब्लिशमेंट हुआ 1958 में, और प्रेजेंट टाइम पे समीर वी कामत इसके चेयरमैन है। ठीक है, समीर वी कामत इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपने इन इंस्टीट्यूशन के बारे में देखा होगा। नीति आयोग को स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1 जनवरी 2015 को, प्लानिंग कमीशन के एक रीडेवलपमेंट के आधार पर आप बोल सकते हैं। प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया।
और बीवीआर सुब्रमण्यम प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ। बीवीआर सुब्रमण्यम प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ। इसके प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के पीएम, प्रधानमंत्री। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है दोस्तों, इसे स्टेब्लिश किया गया 2019 में, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है। और नाबार्ड की हम बात करें तो नाबार्ड 1982 में स्टेब्लिश किया गया था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है वो कौन है? साजी केवी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं नाबार्ड के बाद। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, ये कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमने डिस्कस करी है आज। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों, आई होप यू लाइक इट दिस सेशन। और अगर आपको ये सेशन वास्तव में अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या क्या चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी आप हमें बताएं, जो हमारे लिए जरूरी है दोस्तों। और थोड़ा सा पेशेंस आप बनाए रखें, आपको जो हैबिट है वो हैबिचुअल है, आप हो जाएंगे सेशन से बहुत इजीली। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो वर्ल्ड संस्कृत डे है वो सेलिब्रेट किया गया था। आपको बताना है कब सेलिब्रेट किया गया था। कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर है जरूर लिखें। इसके साथ साथ दोस्तों, ये सेशन आपको एग्जैक्टली लगा कैसा? आई होप यू लाइक इट। पूरी कोशिश की गई है, जितने भी आपके कमेंट्स आ रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए इमेजेस, मैप और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं वो सब इसमें डिस्कस की गई है। शायद सुबह 8 AM के ऊपर ये जो सेशन होगा, ये एक लाइव सेशन होगा। कुछ दिनों की बात है। लाइव सेशन जो है हम डिस्कस, लाइव सेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो सुबह 8 बजे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक दो दिन में हम शायद शुरू कर दें, तो लाइव सेशन के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। ओके। और ये सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें दोस्तों, आप हैबिचुअल इससे हो जाएंगे बहुत इजीली। पूरी कोशिश की गई है, पूरी हार्डवर्क की गया है आपके लिए कि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए और काफी अच्छा आपको लगे। ठीक है दोस्तों। तो जो भी आपकी एडवाइस हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके दोस्तों। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट हैं डेली 20 MCQ सीरीज के, जो हमारे होता है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप वहां पर जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। पूरा 1 साल का जो कोर्स आपको मिल जाएगा। उस 20 में से मैंने यहाँ पर 10 MCQs डिस्कस किए हैं। अगर आपको 10 एक्स्ट्रा MCQs डिस्कस करने हैं, लेने हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो आप एप्लीकेशन पे जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत मिनिमल प्राइस पे आपको ये जो कोर्स है वो मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए।